आज के दिन में एआई किस हिसाब से डेवलप हो रही है ये तो आप देख ही रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है चैट जीपीटी। टेस्ला कार्स जो ऑटोमेटिक कार्स हैं जो एआई की हेल्प से चलती हैं। आज हम इस बात पे नहीं चर्चा करने वाले कि एआई ने कितना ज़्यादा डेवलप कर लिया है, पर आज हम लोग इस चीज़ पे चर्चा करने वाले हैं कि इस एआई के इतने ज़्यादा डेवलप करने की वजह से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं अपनी ह्यूमन वर्ल्ड को, और अगर ये इसी तरह से बढ़ता रहा तो क्या क्या दिक्कतें ह्यूमंस को फेस करनी पड़ सकती है। आज हम बात करेंगे इन चीज़ों के बारे में। अभी रिसेंटली आपने एक इंटरव्यू के अंदर ये तो सुना ही होगा कि जो इलोन मस्क है उन्होंने ये बोला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा डेंजरस है। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. जब खुद टेस्ला जैसी कंपनी के सीईओ इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह से बोल रहे हैं, तो कोई ना कोई गड़बड़ तो होगी ना इस एआई के अंदर। और वहीं पे चैट जीपीटी के फाउंडर सैम ऑल्टर कुछ दिन पहले मोदी जी से भी मिले थे एआई को डिस्कस करने के लिए, और इतना ही नहीं, वो पूरे ही वर्ल्ड में ट्रेवल कर रहे हैं ये चीज सभी देश के बड़े लीडर्स तक पहुंचाने के लिए कि एआई से बनी कंपनी कितनी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। इनफैक्ट गूगल जैसी कंपनी भी चैट जीपीटी से डरती है। जहां एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छी भी है तो वहीं पे दूसरी तरफ अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखें तो वो बहुत ज्यादा वर्स्ट भी है। ऐसा तो नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन को रिप्लेस कर सकती है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूं तो एक कैलकुलेटर मैथमेटिशियन को तो नहीं रिप्लेस कर सकता। जहां पे हम बात करें एआई की, तो एआई बहुत से ऐसे क्रिएटिव फील्ड्स हैं जिनकी जॉब्स खत्म कर चुकी है। IBM ने तो ये तक डिक्लेयर कर दिया है कि वो अब जॉब्स के लिए हायर करना बंद करने वाले हैं, क्योंकि अब एआई वो सभी काम कर सकता है जो एक समय पे सिर्फ ह्यूमंस ही कर सकते थे। 80,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जॉब खो चुके हैं मई के अंदर। अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये चीज तो सिंपल है कि एआई बहुत से एंट्री लेवल जॉब्स खत्म कर सकता है। आज की डेट में आपको कई सारे ऐसे एप्स मिल जाएंगे जिसके अंदर सिर्फ आपको अपनी फोटोज डालनी पड़ती हैं और वो कुछ ही सेकंड्स में आपको एप्रोप्रिएट जैसी आपको चाहिए वैसे ही आपको वो पिक्चर को डेवलप करके दे देगी। यानी कि पहले जो काम फोटोग्राफर्स किया करते थे आज वो एआई कुछ सेकंड्स में कर रही है, और ये फोटोज इतनी ज्यादा प्रोफेशनल होती हैं कि ऐसा लगता है कि आपने शायद किसी स्टूडियो में जाके ये सब फोटोज खिंचवाई हैं। यानी कि जहाँ पे आप ऐसे फोटोज के लिए कुछ लाख रुपए इन्वेस्ट करते और खर्च करते, उसकी जगह पे वो सिर्फ चंद पैसों के अंदर आपको ये काम करके दे रही है। एआई का इतना डेवलप होने के बाद में आपको क्या लगता है, लोग चीपर वे को प्रेफर करेंगे या फिर हाईली अमाउंट को पे करने जाएंगे? तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो सबसे पहले ब्लू कॉलर जॉब्स को खतरा होता है, फिर व्हाइट कॉलर जॉब्स को खतरा होता है, और उसके बाद में होता है क्रिएटिव फील्ड्स को। क्योंकि हमने शुरुआत से यही माना है कि ह्यूमंस की तरह कोई भी सोच और ड्रॉ नहीं कर सकता है। चीजों को उस तरह से प्रेजेंट करने के लिए एक ह्यूमन माइंड का ही होना बहुत जरूरी होता है। अब ये कुछ फोटोज आप देख सकते हैं, क्या लगता है आपको ये सारी की सारी फोटोज एआई जनरेटेड हैं? आज के दिन में मिड जर्नी जैसे एआई एक वर्ल्ड क्लास आर्ट को कुछ मिनटों के अंदर ही बना के तैयार कर देते हैं। आज के दिन में फोटोग्राफर्स, स्टूडियोज, ग्राफिक डिजाइनर्स, कॉपीराइटर्स, इन सभी की जॉब्स अब खतरे में है। अगर आप ये सोच रहे हो कि एआई का डेंजर सिर्फ जॉब को रिप्लेस करने तक सीमित है तो ऐसा नहीं है, ये उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। अभी कुछ ही टाइम पहले की बात है जब गूगल अपना एआई डेवलप कर रहा था, उन्हीं की एक कंपनी का एम्प्लॉय ने मीडिया में जाके कुछ ऐसी बात कह दी कि गूगल को उसको अपनी कंपनी से निकालना पड़ा। उस गूगल एम्प्लॉय ने बोला कि एआई इज कॉन्शियस, एआई के पास में एक सॉल है, एआई बहुत ज्यादा रिस्की है। पर इसके पीछे का कारण क्या था? जिसके पीछे का मेन कारण था ट्रॉली प्रॉब्लम। अब आपको मैं थोड़ा सा ट्रॉली प्रॉब्लम के बारे में बता देती हूँ। अब आपने कई वीडियोस में ये तो देखा होगा कि कई कार्स जो है वो ऑटोमेटिकली चल रही हैं, ड्राइवर को उन पे बिल्कुल भी ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, ड्राइवर फ्री बैठा है आराम से, एआई अपने खुद के डिसीजंस लेके कार को ड्राइव कर रही है और कार की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है। अब मान लो सडनली उस कार के सामने 2 बच्चे आ जाते हैं और उन बच्चों को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उसको दूसरी साइड में मोड़ लिया जाए, और दूसरी साइड से सामने से एक ट्रक आ रहा है। अब ऐसे में एआई को क्या डिसीजन लेना चाहिए? अगर बाई चांस ऐसी कंडीशन में उसकी टक्कर होती है तो ड्राइवर का बचना तो इम्पॉसिबल है। ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? इसी पे साल 1967 में एक फिजियोलॉजिस्ट फिल्फा फुट ने ऐसी ही सिचुएशन को ट्रॉली प्रॉब्लम में डाला था। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे ह्यूमन और एआई में क्या डिफरेंस है? द डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर बाई चांस उस इंसान का एक्सीडेंट होता है और वो नहीं बचता है तो उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अगर बाई चांस गाड़ी ड्राइवर चला रहा होता तो वो कुछ भी करता, उसकी जिम्मेदारी उसको खुद को लेनी पड़ती। बट अगर गाड़ी ड्राइवर नहीं चला रहा है, वो एआई की हेल्प से चल रही है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कौन है? और इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल कि
एआई को क्या करना चाहिए ये डिसाइड कौन करेगा? एआई को बनाने वाला इंजीनियर या फिर एआई को ऑन करने वाली कंपनी या फिर वो इंसान जो उस गाड़ी के अंदर बैठा है जिसने अपने पैसे दिए हैं उस गाड़ी को लेने के लिए? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब अब तक तो इंसानों ने ढूंढा नहीं है। ये तो सिर्फ एक प्रॉब्लम की बात हो रही है। वैसे देखा जाए तो बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। जितनी भी कंपनियां एआई को ऑन करती हैं उनको इस चीज के ऊपर डिस्कशन करना चाहिए। फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट ने एक ओपन लेटर लिखा है जिसका टाइटल है पोस्ट जाइंट एआई एक्सपेरिमेंट्स। इनफैक्ट जिनने चैट जीपीटी जैसी एआई को डेवलप किया है उनका खुद का ये कहना है कि जब तक रेगुलेशंस नहीं आ जाते हमें एआई को डेवलप करने से स्टॉप कर देना चाहिए। आज के दिन में सिर्फ गूगल और ओपन एआई ही ऐसी कंपनी नहीं है जो एआई को डेवलप कर रही है, बल्कि और भी बहुत सारी अलग अलग ऐसी कंपनियां हैं जो एआई को अलग अलग चीजों के लिए डेवलप कर रही हैं। और ये तो आप जानते ही हैं कि सब कंपनीज के इंटेंशन अलग अलग ही होते हैं। ये एक जीनोबॉट है जो कि 1 मिलीमीटर से भी ज्यादा छोटा रोबोट है और इसकी खासियत के बारे में जब आपको बताऊंगी तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये दुनिया का सबसे पहला लिविंग रोबोट है। इसकी खासियत ये है कि ये खुद को रिप्रोड्यूस कर सकता है। ये छोटा सा जीनोबॉट अपने आसपास स्टेम सेल्स ढूंढता है और उन्हें अपने मुंह में रख लेता है। फिर कुछ ही दिनों बाद में हम देखेंगे कि एक और जीनोबॉट का जन्म हो चुका है। वैसे तो ये डेवलप मेडिकल पर्पस के लिए हो रहा है। एआई की मदद से ऐसे रोबोट्स जहाँ पे आपकी बॉडी में दिक्कत है वहाँ पे मेडिसिन पहुंचाने का काम कर सकते हैं। सिमिलरली इन्हें समुद्र में भी छोड़ा जा सकता है ताकि ये वहाँ के माइक्रोप्लास्टिक्स और प्लास्टिक्स को इकट्ठा कर सके और हमारे ओशन को क्लीन कर सके। लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी का जितना फायदा है उससे ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। हमें दोनों ही पहलुओं को देख के चलना चाहिए। ऐसी टेक्नोलॉजी को एडवांस वेपन्स डेवलप करने के लिए भी यूज में लिया जा सकता है। बाकी आपने कोविड के टाइम में तो देख ही लिया होगा कि क्या हाल हुई थी बस एक छोटे से वायरस की वजह से। अब सोचो कि इसका इस्तेमाल बायोलॉजिकल वॉर के लिए हुआ तो कितना ज्यादा नुकसान होगा। ये एक वायरस से सिर्फ स्पेसिफिक लोगों पे अटैक कर सकता है। हो सकता है कि कोई देश एक ऐसा वायरस एलिमिनेट करे जो एक रेस को खत्म कर दे, ऐसे रोबोट्स को इन्वेंट करे जो अगली कंट्री की मिलिट्री को ही डिस्ट्रॉय कर दे। और ऐसे क्रूअल इंटेंशंस को याद करते हुए एक ही देश का नाम याद आता है, वो है चाइना का। अब उससे भी बड़ी बात, हमें चाइना के एआई से इतना डरना क्यों चाहिए? क्योंकि यही एक इकलौता देश ऐसा है जो अपने बजट में से $450 बिलियन सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करता है। यूजुअली ज्यादातर लोगों ने एआई के बारे में अभी कुछ ही दिनों पहले यानी 1 साल 2 साल के लगभग से सुनना स्टार्ट किया है। पर चाइना 1980 से एआई को डेवलप कर रहा है और 2006 के अंदर ही अगले 15 साल का रोड मैप वो बना चुके थे। अब चाइना का टारगेट ये है कि एआई टेक्नोलॉजी को 2025 तक $22 मिलियन और 2030 तक $147 मिलियन तक पहुंचाना है। बाइडू चाइना का गूगल है जिन्होंने चैट जीपीटी जैसा ही एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम है ओनी। चाइना के अंदर टोटल 1189 ऐसी फॉर्म्स हैं जो एक्टिवली एआई पे काम कर रहे हैं। चाइना हाई रिस्क और हाई प्रॉफिट में विश्वास रखता है। चाइना के अंदर एक नेट ड्रैगन नाम की कंपनी है जिसने अपना सीईओ एक एआई को बना दिया है। यानी कि कंपनी के जितने भी डिसीजंस हैं वो उस एआई के थ्रू होके गुजरते हैं। इसका एक फायदा भी है क्योंकि एआई पे कोई केस नहीं कर सकता। अगर मान लो कल जाके ये कंपनी डूब जाती है तो इन्वेस्टर्स एआई पे कोई केस भी नहीं डाल सकते। दूसरा, फ्यूचर के अंदर यही मॉडल्स कई सारी कंपनीज अप्लाई कर सकती है जहां पे सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एआई हो ताकि कंपनी जो है वो हाई रिस्क डिसीजंस ले पाए और जो फोकस है उनका पूरा वो कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाने पे करे। और अगर बाई चांस ये कंपनी फेल होती है या डूब जाती है तो सारा का सारा ब्लेम जाएगा एआई पे। चाइना के अंदर 800 मिलियन से भी ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं और नेशनल कंज्यूमर्स के नाम पर सारे चाइनीज का डाटा इन लोगों के पास में अवेलेबल होता है जो ये अपने रिसर्च पर्पस से काम में लेते हैं। चाइना में 1.4 बिलियन से भी ज्यादा स्किल्ड इंजीनियर्स हर साल तैयार होते हैं। उनमें से 1/3 पहले से ही एआई के फील्ड में अच्छी सारी एजुकेशन लेके बैठे हैं। इनको इंग्लिश ना आने की वजह से ये चाइना से बाहर भी नहीं जा सकते और इनको चाइना के अंदर रह के ही काम करना पड़ता है। पिछले साल ही एक माइक्रोसॉफ्ट से काफी इंटरेस्टिंग न्यूज आई थी कि उन्होंने चाइनीज यूनिवर्सिटीज से सारे के सारे इंटर्न्स एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है क्योंकि उन सभी इंटर्न्स का मिलिट्री के साथ में संबंध पाए गए। अब बहुत सारी ऐसी खुफिया जानकारी है जो अगर बाई चांस चाइनीज गवर्नमेंट के हाथ लग गई तो माइक्रोसॉफ्ट को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। चाइना के पास में बहुत सारा पैसा, बहुत सारा टाइम और बहुत सारा टैलेंट है और ये भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है जिसका सिंपल सा एक कारण है कि जो चाइनीज मिलिट्री है वो टेक्नोलॉजी में तो काफी ज्यादा अच्छी है
बट वहीं पे अगर जज्बे की या फिर ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो वो कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी से कम ही रह जाती है। यानी कि बोला जाए तो चाइनीज मिलिट्री के पास में उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना इंडियन आर्मी के पास में है। और यही चाइना का सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उन्होंने लास्ट वॉर वियतनाम से लड़ी थी, जो कि 1979 में लड़ी गई थी। और इसके अंदर चाइना की बहुत बुरी तरह से हार हुई थी, क्योंकि उनके जवानों को माउंटेन्स में लड़ने का एक्सपीरियंस ही नहीं था। लेकिन एआई की मदद से वो सेल्फ ड्राइविंग टैंक्स, सेल्फ ड्राइविंग हेलीकॉप्टर्स और एरोप्लेन्स जैसी चीजें इन्वेंट कर सकते हैं। ऐसी कई सबमरीन्स हैं जो हमारी बॉर्डर के अंदर तक आ चुकी हैं, जिनको इंडियन आर्मी खदेड़ देती है। लेकिन ये कुछ ऐसी न्यूज है जो आप तक कभी पहुंचाई ही नहीं जाती है। अब इलॉन मस्क एआई को काफी ज्यादा डेंजरस बताते हैं। इसके पीछे के क्या रीजंस हैं? रीजन नंबर 1 है कि एआई बहुत ज्यादा फास्ट डेवलप हो रहा है। नंबर 2, जो लोग एआई को डेवलप कर रहे हैं उन तक को इसकी लिमिटेशंस का कोई अंदाजा नहीं है। नंबर 3, एक पॉइंट के बाद में एआई ह्यूमन से भी ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा। अब एआई के इतने सारे ड्रॉबैक सुनने के बाद में आपको भी क्या लगता है कि हमें एक रेगुलेशन की जरूरत है? हमें एआई के लिए भी कोई लॉ बनाना चाहिए? अगर आपने आइजमस एसओ की बुक्स पढ़ी होगी तो उन्होंने रोबोट्स के लिए 3 रूल्स बनाए थे, जो शायद आज हमें रोबोट्स पे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। यूरोप के अंदर भी एआई पे लॉज और रेगुलेशंस आ रहे हैं। ये डिसाइड किया जा रहा है कि कंपनीज और एआई के रूल्स क्या होने चाहिए। एआई के अंदर अलग अलग कैटेगरीज होती हैं और हर कैटेगरीज के हिसाब से अलग रूल्स होते हैं। अगर फॉरेन कंट्रीज अपनी एआई टेक्नोलॉजी ईयू को बेचेंगी तो उनके ऊपर भी ये सारे लॉज लागू होंगे। ये चीज भारत के लिए भी इम्पोर्टेंट है, वरना तो कोई भी फोन अपने यूजर की इंफॉर्मेशन लेता रहेगा और अपने देश में सेंड करता रहेगा, और हमारी परमिशन के बगैर हमारे ही डेटा से चाइना अपना एआई बनाएगा और उसी एआई का इस्तेमाल करके भारत पे वो साइबर अटैक जैसे अटैक्स भी कर सकता है। अब इस तरह के खतरे को ध्यान में रखते हुए हमें कदम उठाने चाहिए। जब एआई की बात चली रही होती है तो यूजुअली 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। पहले ग्रुप में वो लोग आते हैं जो कि एआई की एबिलिटीज पे फोकस करता है, एक्साइटिंग फ्यूचर पे फोकस करता है, पर वहीं पे दूसरा ग्रुप होता है जो एआई की डेंजर्स पे बात करता है। देखा जाए तो एआई कोई एक इंसान या एक कंपनी नहीं, बल्कि हजारों लाखों कंपनीज ऐसी हैं जो एआई को ओन कर रही हैं और उनको डेवलप कर रही हैं। इन सबकी एआई अलग अलग है, इन सबके इंटेंशंस अलग अलग हैं और इन सबका डेवलप करने का तरीका भी अलग अलग है। आने वाला फ्यूचर कैसा होगा ये खुद एआई बनाने वाले लोग भी नहीं जानते हैं। आज के एआई से बढ़ते इस डेंजर के लिए हमें कई कदम उठाने चाहिए। एज ए कंट्री हमें अपना खुद का एआई डेवलप करना चाहिए, जिसकी हेल्प से हम एआई थ्रेट को आइडेंटिफाई कर सकें, फैक्ट्स को चेक कर सकें और फ्यूचर में आने वाले एआई अटैक्स से भी लड़ सकें। सुनने में तो शायद ये एक पैराडॉक्स लग रहा है, पर यही आज की सच्चाई है। अब ये था इस टॉपिक पे मेरा ओपिनियन। अब आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक पे, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी एआई के खतरे के बारे में नॉलेज हो।